अफ्रीकी देश सूडान में फिर से अंदरूनी हिंसा के प्रकोप ने दुनिया का ध्यान खींचा है। सूडान के रूलिंग राष्ट्रपति जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के पास सत्ता है। उनका विरोध रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) कर रहा है, जिसके नेता जनरल मोहम्मद डोगोलो हैं। डोगोलो, जिन्हें हेमदती के नाम से भी जाना जाता है, जो सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स में एक समानांतर सरकार चलाने जितनी शक्तिशाली हैं। डोगोलो ने 2013 में अपने वफादार लोगों की भर्ती कर आरपीएफ को बिल्ड किया था। आरपीएफ की भूमिका सूडान में पैरामिलिट्री बल की है। 2019 में बशीर सरकार के 2 जनरलों ने संयुक्त रूप से उमर अल बशीर को हटा दिया था, लेकिन अब सत्ता पर नियंत्रण के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। डोगोलो के आरएसएफ में 70,000 आर्म्ड पर्सनल और आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। अक्टूबर 2021 में जब जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने सूडान का नेतृत्व संभाला, तो दोनों जनरलों के बीच 2 समझौते हुए। एक ये है कि हमें सूडान में एक लोकतांत्रिक सरकार बनानी है, दूसरा आरएसएफ को सूडानी सेना में शामिल करना है। एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं किया गया है और डोगोलो आरएसएफ के एक अलग अस्तित्व के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी और कम्युनिकेशन गैप के परिणामस्वरूप सूडान एक बार फिर संघर्ष के कगार पर है। जनरल डोगोलो और उनके समर्थक सूडान में प्रॉफिट करने वाली सोने की खानों को नियंत्रित करते हैं। डोगोलो न केवल कार्टूम सरकार बल्कि अन्य देशों को भी सोना बेचकर अमीर बन गया है। 2013 में उमर अल बशीर के एक आदिवासी समर्थक मूसा हिलाल महमीद ने एक विशेष जनजाति बेनी हुसैन के 800 लोगों का नरसंहार किया और 52 सोने की खदानों पर कब्जा कर लिया। 2017 में गुरु हिलाल को हराकर मोहम्मद डोगोलो ने सोने के कारोबार में कदम रखा। डोगोलो कभी साउथ दारापुर में मूसा की बॉर्डर इंटेलिजेंस यूनिट में एक युवा कमांडर था। सोने की खानों पर नियंत्रण को लेकर दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए, जिसमें डोगोलो गुरु से बढ़कर साबित हुआ। डोगोलो न केवल सूडान में धनवान बन गया बल्कि सोने की ताकत से चैड और लीबिया सीमा से आने वाले अफ्रीकी विद्रोहियों के लिए भी खतरा बन गया। दारापुर के रेगिस्तान में अपना बचपन गुजारने वाले महरिया कबीला से ताल्लुक रखने वाले जनरल डोगोलो ने अपने सोने के अवैध कारोबार को अरब देशों में भी फैलाया है। सऊदी और यूएई गठबंधन ने यमनी विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए उनकी मदद ली है। तब से जनरल डोगोलो को संदेह था कि सूडानी सरकार आरएसएफ और सोने के कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अब्दुल फतेह अल बुरहान सरकार और उनके निजी लोग जनरल डोगोलो और उनके आरएसएफ को नियंत्रण में रखने की सलाह दे रहा था। यह आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता को चलाता है। ताकत के दम पर सरकारी बजट का धन बिना किसी रुकावट के पर्सनल एक्सपेंसेस या अन्य कार्यों में चला जाता है। सूडान में इस तरह के मतभेद लंबे समय से पनप रहे हैं, लेकिन अब सतह पर आ गए हैं। इतिहास गवाह है कि सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में एक बार खून बहने के बाद विदेशी ताकतें म्यूट स्पेक्टेटर बनकर खड़ी हो जाती हैं। भूतकाल में रवांडा में हुआ भीषण रक्तपात इसका प्रमाण है। महंगे मशीनगन और घातक हथियार उन समुदायों के पास कहां से आते हैं जिनके चारों ओर पहले से गरीबी है? सूडान में नए सिरे से सत्ता संघर्ष की जड़ में सोना मूल कारण दिखता है। अफ्रीका में पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा के लिए नाटो की तर्ज पर AFRICOM नामक एक सैन्य संगठन है, लेकिन वह केवल अपना फायदा देखकर ही आएगा। इस प्रकार अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के 54 देशों में से मेजॉरिटी का एक काला इतिहास रहा है। कांगो हो या रवांडा, नाइजीरिया हो या इथोपिया, अलग अलग जातीय समूहों और समुदायों के बीच छोटे बड़े हिंसक संघर्ष लगातार चल रहे हैं। पड़ोसी देशों को भी धर्म, समुदाय, जाति और उपजातियों के नाम पर संघर्षों के नकारात्मक प्रभाव से नहीं छोड़ा जा सकता है। अफ्रीकी देश जिन्होंने उस समय कॉलोनियल शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की लेकिन विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सके। सूडान का खूनी इतिहास 1 जनवरी 1956 को ब्रिटेन से आज़ादी के साथ शुरू होता है। 1956 में अंग्रेजों ने दक्षिणी और उत्तरी भागों को मिलाकर सूडान को स्वतंत्रता दी। सूडान के उत्तरी और दक्षिणी भाग पहले से ही धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों के मामले में अलग थे। अरब मुस्लिम दुनिया के साथ उत्तरी सूडान जबकि दक्षिण सूडान में ईसाइयों के अलावा 50 से अधिक कई जातीय जनजातियां रहती थीं। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों को मिला के मैन नाइल नदी बनती है। ये सफ़ेद और नीली नदी सूडान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अलग करती है। स्वतंत्रता के समय दक्षिणी भाग के लोगों ने संयुक्त सूडान बनाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों को मिलाने पर आपत्ति जताई। दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों को भय था कि उत्तरी भाग के नेता उन पर हावी हो जाएंगे। दक्षिण सूडान में रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्रॉपर्टी थी। पहले ऐतिहासिक कारणों से और बाद में संसाधनों के लिए 1956 से 1972 तक सिविल वार छिड़ गया। इस सिविल वार में उत्तर और दक्षिण के 4 लाख लोग कटकर मर गए थे। सूडान के उत्तर और दक्षिण के बीच 17 साल की लड़ाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रक्तपात को रोकने के लिए एक संधि के तहत युद्ध विराम का ऐलान किया। उस समय जफर मोहम्मद निमरी राष्ट्रपति थे।
निमरी ने 1969 से 1986 तक कार्यालय संभाला। संधि में पेट्रोलियम और पशुधन समृद्ध दक्षिण सूडान के विकास को प्राथमिकता देना शामिल था। संधि टूटने के बाद 1983 में सूडान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक और सिविल वार छिड़ गया। 1989 में ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने प्रधानमंत्री सादिक अल महदी के शासन को उखाड़ फेंका और खुद ने सत्ता संभाली। सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। पश्चिमी देशों ने सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति बशीर पर विभाजन का दबाव डाला। उमर अल बशीर के 30 साल के शासन के दौरान सूडान का जो विकास हुआ उसका फल दक्षिणी हिस्से तक नहीं पहुंचा। सूडान का विकास ज्यादातर ऊंचे फ्लाईओवरों और राजधानी खार्टूम की इमारतों तक ही सीमित था। 2011 में दक्षिण सूडान ने एक लोकमत के आधार पर एक अलग देश के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान के रूप में जाना जाता है। उत्तरी भाग को मूल रूप से सूडान कहा जाता है। सूडान के विभाजन के साथ कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात का फलता फूलता व्यापार दक्षिण सूडान चला गया। संसाधनों की कमी और गरीबी के कारण सूडान में कई विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष हुआ। सूडान में केवल सेना का शासन था और आर्म ग्रुप सरकार के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। 2012 में सूडान उत्तर में जेबिल अमीर नामक क्षेत्र में सोने का एक बड़ा भंडार मिला। ये रिजर्व देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त था। दक्षिण सूडान के पास कच्चा तेल था जबकि उत्तरी भाग में सोना था। सोने की खोज सूडान के लोगों के लिए भगवान के आशीर्वाद की तरह थी, लेकिन सोने की यही खोज एक अभिशाप बन गई है। एक जानकारी के मुताबिक सूडान में करीब 40,000 छोटी बड़ी सोने की खदानें हैं। सूडान के पास पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। सोना निकालने के लिए 13 प्रांतों में करीब 60 कंपनियां काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा सोने की खदानें कोर्डोफिन में स्थित हैं। सोने की खदानों पर नियंत्रण के लिए अलग अलग गुटों के बीच जंग छिड़ी है। जिनके हाथों में सोना आया वो अमीर हो गए, लेकिन लाखों मजदूर वैसे के वैसे ही रह गए। बॉन्डेड मजदूरों को तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है। सोने के लालच में हर साल कई मजदूरों की मौत हो जाती है। 2021 में पश्चिम कोर्डोफन प्रांत में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें 31 मजदूर मारे गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में सिर्फ सूडान में 41.8 टन सोने का निर्यात हुआ था, जिसका रेवेन्यू $2.5 बिलियन से अधिक होने का अनुमान था। कुल जनसंख्या का 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है। युवा आसानी से विद्रोही समूहों में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। चूंकि सोने की खोज में मर्क्यूरी और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है, इसलिए जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सूडान में छोटे बड़े विद्रोही गुट सोने की खोज में लगे हैं। लोग सोने के लालच में इस कदर फंस गए हैं कि खदानों के पास जल स्रोत में मर्क्यूरी का प्रमाण 2004 ppm और आर्सेनिक के 14.23 ppm तक पहुंच गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार पानी में 1 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए और आर्सेनिक 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। सोने की खानों के लिए पर्यावरण संबंधी मानदंडों और मानकों का पालन नहीं किया जाता है। उत्तरी सूडान में सोने की खानों को नियंत्रित करने के लिए अन्य विदेशी शक्तियां भी पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। जैसे ही लीबिया में लड़ाई धीमी हुई, दारकुल के लड़ाके सूडान में सोने की खानों और संसाधनों को जब्त करने के लिए छटपटा रहे हैं। हाल ही में 2 जनरलों पर लड़ाई बंद करने और सत्ता संघर्ष छोड़ने और सूडान के लोगों की सुख शांति के बारे में सोचने का बहुत दबाव है।